आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन अदर कंट्रीज। यहाँ पर हम जो आज टॉपिक है इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि संसार के लगभग सभी देशों में औद्योगिक क्रांति की जो प्रभाव थे या औद्योगिक क्रांति के जो इस तरीके से कारण थे उनके बारे में हम यहाँ कर सकते हैं। पहला कारण जो था वो था वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च। विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति का कारण ये था कि प्रत्येक देश अपनी जो प्रोडक्शन क्षमता थी उसको बढ़ाना चाहता और नए नए प्रोडक्शन को वो ध्यान देना चाहिए ताकि अपनी इनकम को वो बढ़ा सके और दुनिया में वो अपना राज कर सके। प्रोडक्शन के माध्यम से वो जब दूसरे देशों में अपना माल सप्लाई करेगा, अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचेगा, तो वहां पर वो उस देश की जो पूंजी है वो अपने देश में लाया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों ने एक तरीके की औद्योगिक क्रांति करना चालू की और नए नए रिसर्च को जन्म दिया। एक से बढ़कर एक रिसर्च होने लगे, एक देश दूसरे देश से बढ़कर प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगा। तो इसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक था है उसमें विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण। तो पहला कारण जो है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान अर्थात साइंटिफिक रिसर्च से शिक्षा के प्रचार में व्यक्तियों के विवेक एवं बुद्धि का विकास है। परंपरागत रूढ़ियों को छोड़कर वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान कार्य किया गया, जिससे अनेक नई तकनीकी एवं विधियों का आविष्कार हुआ, जिससे उपयोगी मशीन व यंत्र बनाए जा सके और इन आविष्कारों को एक तरीके से जैसे वाष्प या भाप, विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों का प्रादुर्भाव किया और बड़े पैमाने पर उत्पादन करना सरल कर दिया। नवीन आविष्कारों को चकित कर देने वाली परिणामों ने औद्योगिक क्रांति को बड़ी मात्रा में प्रेरित। ये एक तरीके से एक देश दूसरे देश के आगे बढ़ने की एक तरीके की होड़ सी मच गई और उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान की ओर अपना विशेष ध्यान। तो इसी को हम औद्योगिक क्रांति का कारण मानते हैं। दूसरा है पूंजी का संचय, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल अर्थात पूंजी का संचय। व्यापार और कृषि के उद्योगों में जो अर्जित पूंजी का संचय हुआ तथा उसमें पूंजी का जो विनियोग है वो उद्योगों को स्थापित तथा विकास पर किया गया। पूंजी को जोड़ा गया किससे? खेती की जमीन, खेती या कृषि जो परंपरागत लोग थे उससे पूंजी इकट्ठी की गई और एक तरीके से इससे नए नए उद्योग स्थापित किए गए, नए नए रिसर्च किए गए। देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई। बैंकों के विकास में क्या किया? बैंकों ने क्या किया? जो बिक्री हुई पूंजी थी उसको इकट्ठा किया और एक तरीके से उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उन्होंने उनको ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराई और एक तरीके से औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। समाज की जो बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि प्रत्येक देश अपनी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता था और
एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको एक तरीके से प्रोडक्शन, नए नए मशीनें, नए नए आविष्कार, नए नए रिसर्च, इनको करना अति आवश्यक है। और जब सामाजिक परिवर्तन का कारण ये भी है कि वो देश अपनी परंपरागत जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको छोड़कर वो नवीन सिस्टम की ओर बढ़ने लगा, अर्थात वो अंधविश्वास से उठकर आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होती गति होता है। अंधविश्वासों में कमी, डार्कनेस, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास, अंधविश्वास का मतलब ये है कि व्यक्ति आंख मूंद कर किसी की कही हुई बात को आत्मसात करे, उसका कोई आर्गुमेंट नहीं करना, उसको उस बात को तर्क अर्थात वैज्ञानिक कसौटी पर नहीं खसना या नहीं परखना, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि इससे क्या है कि अंधविश्वासों में कमी आई और अंधविश्वास को छोड़कर लोग वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने नए नए आविष्कारों को जन्म दिया, उन्होंने तर्क करना चाहा। वैज्ञानिक अध्ययन और खोजों ने समाज को एक तरीके से नई दिशा दी। उनकी जो परंपरागत विश्वास थे उनको तोड़ दिया, अंधविश्वासों को तोड़ दिया। व्यक्ति विवेक और तर्क पर आधारित सोच की ओर बढ़ने लगा। और कहने का तात्पर्य ये है कि वो इस विकास की ओर बढ़ने लगा। तो ये भी एक औद्योगिक क्रांति का एक ही देन है, जिसमें ये प्रभाव है, जिसमें समाज को अंधविश्वास से निकालकर और एक वैज्ञानिकता की ओर। खनिज संपदा का जो खान है उनका या खनिज संपदा है उसको एक तरीके से यूज करना चालू किया। कहने का तात्पर्य ये हो सकता है कि जैसे उद्योग धंधे हैं उनमें जो खनिज संपदा थी उनके नए नए प्रोडक्ट हैं, लोहा है, कोयला है, चूना है, तांबा है, मैग्नीज है, इस तरीके के उद्योगों के लिए आवश्यक जो चीजें होती थी उनको ज्ञान हुआ और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उन्होंने इन वस्तुओं के मूल्यों का और एक तरीके से उन्होंने पहचाना कि ये वस्तुएं कितना इनको प्रॉफिट दिला सकती है, कि इनसे क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है और ये इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने उनका जो खनिज संपदा थी उनका दहन करने लगे और वो एक तरीके से नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों का विक्रय करके और वो अपने देश की जो कैपिटल थी, पूंजी थी, उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद में हम पूंजीवाद का जन्म, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। कहने का तात्पर्य कि जो पूंजीवाद है या पूंजीवाद का जन्म है वो भी एक तरीके से औद्योगिकरण की भी देन है, क्योंकि विभिन्न देशों के अंदर जो औद्योगिकरण का जो प्रभाव है जो देखने को मिला वो सीधा पूंजीवाद को जन्म देने का ही एक तरीके से रास्ता। उद्योगों में बहुत से श्रमिकों के सहयोग से उत्पादन किया जाने लगा और लेकिन उन्हें अनेक श्रम का प्रतिफल तो पर्याप्त नहीं दिया जाता था। लाभ का अधिकांश भाग कौन खाता था? उद्योग पूंजीपति, ये लोग ज्यादातर उनको जो प्रॉफिट थे उसको वो स्वयं अपने पास रख लेते थे और
एक तरीके से खुद पूंजीपति बनने के लिए गरीब गरीब हो सकते हैं। तो इस तरीका से उद्योगों के हुए लाभों को पुनः व्यवसाय में लगाया जाता था वो लोग, और नया व्यवसाय स्टार्ट कर देते थे और उससे फिर लाभ मिलता था, फिर वो फिर उस व्यवसाय में लगा देते थे। लोगों के पास में बड़ी मात्रा में पूंजी की गई और इससे पूंजीवाद का जन्म। यहाँ पर श्रमिकों का ज्यादातर एक तरीके से शोषण ही होने लगा। इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी जो लेबर, इनकी मेहनत, उसका ही प्रतिफल मिलता है, बाकी जो प्रॉफिट था वो उसको नहीं दिया। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने जो सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, वो भी एक शायद पूंजीवाद के जन्म देने का एक कारण है। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा कि सरप्लस वैल्यू अर्थात जो कहने का तात्पर्य ये कि अतिरिक्त मूल्य जो है, अर्थात जो लागत और श्रमिक के बीच में जो प्रॉफिट है वो पूंजीपति से निर्धारित करता है, और पूंजीपति इस जो अतिरिक्त मूल्य को हड़प के वो पूंजीपति में बनता है, जबकि इस अतिरिक्त मूल्य का वो स्वयं हकदार नहीं, बल्कि कौन है? श्रमिक। तो इस तरीके से पूंजीवाद का जन्म हुआ। 8वां है जीवन स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अर्थात जब पूंजीवाद का जन्म हुआ है और हर देश प्रोडक्शन, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के जो नागरिक, उनका जीवन निश्चित रूप से सुधरता है। क्योंकि जब वो अंधविश्वास से निकल के और वैज्ञानिकवाद की ओर बढ़ते हैं, रोजगार मिलता है, नए नए फैक्ट्रीज में काम करके अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाते हैं, शिक्षित बनते हैं, तो इस तरीके से मशीनी युग के अंदर व्यक्ति विवेकशील और धन कमाने लगता है, और धन कमाने पर वो अपने रहन सहन, जीवन जीने के तरीके, परिवहन, खान पान, सभी के ऊपर वो अपना विशेष तरीके से ध्यान देता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसके बाद में जनसंख्या का शहरों में आना, अर्थात मूव टू सिटी। नगरों, जो नगर उद्योगों की स्थापना के लिए जो साधनों की उपलब्धता के कारण क्या है कि लोग आम धंधों को गाँव से छोड़कर उस शहरों की तरफ पलायन करने लगे। रोजगार के लिए लोग फैक्ट्रियों की ओर आने लगे और फैक्ट्रियों में काम करते लोग वहीं बसने लगे। तो इसी तरीके से इसे नगरीकरण का उद्भव हुआ और जनसंख्या का क्या है वो शहरों की ओर आना स्टार्ट हुआ। इसी प्रकार से आत्मनिर्भरता समाप्त होनी। अब ये जो सेल्फ एफिशिएंसी थी उसका आत्मनिर्भरता समाप्त हो। अब क्या है? डिपेंडेंसी। अब हम जो मजदूर स्वयं उत्पादन और आत्मनिर्भर था, वो क्या है कि दूसरे पर निर्भर हो गया, फैक्ट्रियों पर निर्भर हो गया, पूंजीपतियों पर निर्भर हो गया। अब वो काम मांगने लग गया, अब वो गाँव से निकल कर शहर की तरफ जाने लगे, वहां पर जाके वो फैक्ट्रियों के अधीन हो गया, पूंजीपतियों के अधीन हो गया। अब वो आत्मनिर्भर नहीं होकर और वो दूसरे पर निर्भर है। तो ये आत्मनिर्भरता समाप्त करना है इसी के लिए। इसी प्रकार से व्यापार का ट्रेड साइकिल। तो अब व्यापार चक्र का तात्पर्य है कि व्यापार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं करने लगा। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन होता है तो उस उत्पादन वस्तुओं को खपाने के लिए एक मार्केट की उपलब्धता की ओर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर एक देश दूसरे देश में अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाने में लगी, अपनी वस्तुओं को खपाने में लगी, और इसी तरीके से वो एक देश दूसरे देश में व्यापारिक समझौते या वस्तु विनिमय की वजह अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने लगा और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत करने लगा। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि यहाँ पर विभिन्न देशों में औद्योगिक क्रांति के कारण जो ये इफेक्ट है उनसे ये भी साबित होता है
कि औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देशों में बहुत सी नौकरी और वो अपनी अपनी पूंजी, अपनी प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए वो एक दूसरे से आगे की ओर संघर्ष और एक दूसरे से क्रांति की ओर आगे बढ़ रहे हैं।